टेक्निकल प्रोग्रेस तीन तरीके का होना पॉसिबल है. इट कैन बी न्यूट्रल और लेबर सेविंग और इट कैन बी कैपिटल सेविंग. तीन तरीके का ये होना पॉसिबल है. इसका मतलब क्या है, चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे न्यूट्रल हो, लेबर सेविंग हो, कैपिटल सेविंग हो, किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रोग्रेस है, पर सबके अंदर एक बात कॉमन है कि सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. यानी लेबर और कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इस बात को कि मान लो अगर लेट्स से वीट का प्रोडक्शन अगर हमको करना है तो 100 kgs वीट के प्रोडक्शन के लिए अगर हम बोले कि पहले हमको 20 लेबर और कह देते हैं 10 कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, ऐसा हो रहा था, तो अब उतना रिक्वायर्ड नहीं है. अब हमारी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई है. अब हमको 20 लेबर की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब हमको कम लेबर की जरूरत पड़ती है, 10 लेबर की जरूरत पड़ती है और बोल देते हैं 7 कैपिटल की जरूरत पड़ती है. तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में सेम प्रोडक्शन है, पर कैपिटल और लेबर जो है उसको कम इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है, अब ये तीन तरीके का होना पॉसिबल है, बारी बारी देखते जाते हैं. तो पहला है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस. इसका मतलब होगा जब हमारे लेबर और कैपिटल जो है उन दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम प्रोपोर्शन में बढ़े तो हम बोलेंगे न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है. यहाँ पे हमारा K/L का जो रेशो है दैट इज गोइंग टू बी द सेम. इसमें कोई डिफरेंस हमको देखने में नहीं आता है. तो K/L का रेशो सेम होगा, बस इतना सा डिफरेंस देखने में आएगा कि लेबर और कैपिटल कम रिक्वायर्ड होगा. दैट्स इट. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमारा K/L, इससे कई लोग परेशान होते हैं, होना नहीं है. हम कहते हैं कि हमारा जो K/L है वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, पर हम पहले के कंपैरिजन में कम लेबर और कम कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये छोटी सी बात है. मान लो पहले हम 200 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करते थे और बोल देते हैं 400 यूनिट्स ऑफ लेबर का इस्तेमाल करते थे 10,000 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन करने के लिए. तो पहले तो हम इतना यूज कर रहे थे, पर अगर अभी भी हमको उतना ही वीट प्रोड्यूस हम कर पा रहे हैं, जबकि हमारा कैपिटल अब हमको 100 रिक्वायर्ड है और हमारा लेबर हमको 200 रिक्वायर्ड है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे रेशो में तो कोई फर्क नहीं आया ना, रेशो तो एग्जैक्टली सेम है. आप इसको काटोगे तो वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा. तो जब रेशो में डिफरेंस ना आए पर प्रोडक्टिविटी दोनों चीजों की बढ़ जाए तो ऐसे केस को न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस कहा जाएगा. लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस. तो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, जहां पे हमारा कैपिटल जो है उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाता है. कैपिटल का प्रोडक्टिविटी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ जाएगा लेबर के प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में. तो जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है. यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल होगा पर यूनिट लेबर के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे ये चीज देखने में आएगी. तो हमारा K/L का रेशो जो है वो बढ़ जाएगा. तो इस वाले केस में हमारे कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे K/L का जो रेशो है वो भी बढ़ने में दिखेगा हमको, पर यूनिट्स दोनों की कम इस्तेमाल होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती है, यानी यूनिट्स पहले के कंपैरिजन में कम इस्तेमाल होगी पर ये रेशो बढ़ेगा. ठीक है, तो इसमें ये चीज होगी. तो सोचो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि यहाँ पे 200 था, अब इसको 150 कर दें, तो इन दोनों के रेशोज डिफर करेंगे और ये वाला रेशो प्रेजेंट रेशो ज्यादा हो जाएगा, जबकि क्वांटिटीज दोनों की कम यूज कर रहे हैं. अब हम पहले कैपिटल की 200 कर रहे थे और अब 150 कर रहे हैं, और लेबर की 400 कर रहे थे, अभी हम 200 कर रहे हैं. सेम वो 10,000 जो भी अमाउंट आपको अज्यूम करना है 10,000 ऑफ वीट के प्रोडक्शन के लिए. तो बस K/L बढ़ जाता है, इसको समझ लेना है और इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. हमारी लास्ट चीज है इसके अंदर, दैट इज कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस. तो वहां पे क्या होगा, उस केस में हमारा जो लेबर है, उस केस में हमारा लेबर
की प्रोडक्टिविटी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे ये चीज़ देखने में आती है। तो वहाँ पे हम देखेंगे जो K/L का रेशो है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो बस इतना सा है। तो इससे परेशान नहीं होना है कि K/L जो है वो बढ़ क्यों रहा है, वो कम क्यों हो रहा है, ऐसा करके। चाहे वो बढ़े, चाहे वो कम हो, चाहे वो कांस्टेंट रहे, पर तीनों केसेस में क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल का इस्तेमाल कम होगा सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम पहले कर रहे थे। अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस के केस में किसी नेशन के अंदर जो प्रोडक्शन फ्रंटियर होता है वो किस तरह से हमको देखने में आएगा। तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हम समझ चुके हैं क्या होता है। अब इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू किसी नेशन के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे, सबसे पहली बात हमने क्या देखी थी, जो नेशन वन है या कोई भी नेशन आप मान लो, नेशन वन जो है उसमें दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। पहली बात ये सीखी थी। दूसरी बात हमने ये ध्यान रखी थी कि जो कमोडिटी एक्स है दैट इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। इतना हमने देखा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस नेशन वन के अंदर हो और ऐसा माने कि सेम रेट पर हो दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन में, अगर ऐसा होता है यानी हमारा जो लेबर है और हमारा जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है दोनों कमोडिटीज के लिए, कमोडिटी एक्स के लिए भी, कमोडिटी वाई के लिए भी, और सेम रेट पे बढ़ जाती है। अगर ऐसा होगा तो इसका डायग्राम कुछ कुछ वैसा ही होगा, और बल्कि वैसा ही होगा जैसा हम बैलेंस्ड ग्रोथ वाले केस में देख रहे थे। वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था हमारा जो ग्राफ था, मान लो जैसे ये ब्लू लाइन दिख रही है हमको, और दूसरा जो बनता वो क्या बनता, एग्जैक्टली ऐसा ही बनता, स्लोप उसका सिमिलर रहता। अगर हम ओरिजिन से कोई लाइन ड्रॉ करें, तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते उन पे स्लोप सेम रहता। तो ये तब होता है जब न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस दोनों कमोडिटीज का सेम रेट पे हो, पर जरूरी नहीं है हर जगह सेम रेट पे हो। तो अगर सेम रेट पे ना हो फिर किस तरह से देखने में आएगा, तो हम एक केस तो ये देख रहे हैं कि जब हमने ऐसा माना है कि हमारा लेबर और कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ कमोडिटी एक्स के लिए बढ़ गई है, और दूसरा केस हम देखेंगे जहां पे सिर्फ कमोडिटी वाई के लिए लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो दोनों केसेस को देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा पुराना वाला प्रोडक्शन फ्रंटियर है, ठीक है, और ये वाला जो हमको दिख रहा है ये हमारा नया प्रोडक्शन फ्रंटियर है। जब क्या हुआ है, जब लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कमोडिटी एक्स के लिए डबल हो गई है, कमोडिटी एक्स के लिए डबल हो गई है, पर कमोडिटी वाई के लिए वो उतने के उतनी है, कमोडिटी वाई में कोई फर्क नहीं आया, तब ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो जब 60 यूनिट्स प्रोड्यूस किया जा रहा है वाई, पहले 60 यूनिट्स प्रोड्यूस किया जा रहा था और एक्स 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किया जा रहा था, पर जब लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई जस्ट फॉर कमोडिटी एक्स, उस केस में हम देखेंगे कि अभी भी जो वाई है उसकी 60 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, पर कमोडिटी एक्स की डबल यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जहां पहले वो 50 हो रहा था अब वो 100 हो रहा है। उसी तरह से एक और चीज अगर हम देख लें कि जहां पे पहले कमोडिटी वाई जो है उसकी 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, और कमोडिटी एक्स को 130 यूनिट्स प्रोड्यूस किया जा रहा था। अब प्रोडक्टिविटी डबल होने के बाद, लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी फॉर द कमोडिटी एक्स डबल होने के बाद हम देखेंगे कमोडिटी वाई तो अभी भी उतने का उतना प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, पर हमारा कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन डबल हो गया है, 130 से 260 हो गया है। तो ऐसा है। और ये जो कर्व दिख रहा है डैश वाला कर्व, ये हमको शो कर रहा है कि जब हमारे जो फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है जस्ट फॉर द कमोडिटी वाई।
अब जब ऐसा होता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस देखने में आता है, चाहे वो कोई भी हो, न्यूट्रल हो, कैपिटल सेविंग या लेबर सेविंग हो, किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रोग्रेस हो जो हिक्स ने प्रेजेंट किया था, तो अगर ट्रेड नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ ट्रेड के केस में, ये तीनों की तीनों टेक्निकल प्रोग्रेस जो है ये नेशन का वेलफेयर ही करेंगे, नेशन का वेलफेयर ही करेंगे। अब कैसे करेंगे कि अगर हम ऐसा माने नेशन में जो लेबर है, पॉपुलेशन है, वो उतना ही रहे, जितना पहले था उतना ही रहे, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो ऐसे केस में अच्छी रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के थ्रू हर किसी को बेटर ऑफ करना पॉसिबल होगा। तो टेक्निकल प्रोग्रेस हमेशा नेशन वेलफेयर के लिए बेटर होगा अगर ट्रेड नहीं किया जा रहा है, तो प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के थ्रू। अब हम देखने वाले हैं ग्रोथ अगर किसी नेशन के अंदर हो और वो ट्रेड करे और स्मॉल कंट्री केस है, तो किस तरह से चीजें देखने में आएंगी, इसको हम समझते हैं। इस चीज को इस डायग्राम से पूरी तरह से समझा जा सकता है, पर इससे पहले दो टर्म्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। जब नेशन का आउटपुट बढ़ जाए ऐसी कमोडिटी का जो एक्सपोर्टेबल है, और प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ जाए बजाय कि उस कमोडिटी के जो वो इंपोर्ट करा रहा है, कांस्टेंट रिलेटिव कमोडिटी प्राइस पर अगर ऐसा हो, तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पे प्रो ट्रेड हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसे केस में हम देखते हैं, जब ये सिचुएशन हो तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि उस नेशन का जो ट्रेड होगा उसका एक्सपेंशन ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट देखने में आएगा, तो इसको हम प्रो ट्रेड कहेंगे। और जब ऐसा सिचुएशन ना हो तो ऐसे कंडीशन को एंटी ट्रेड या आप एंटाई ट्रेड इसको कह सकते हो। अब ये तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। उसी तरह से कंजम्पशन का प्रो ट्रेड होगा, तो हम बोलते हैं कि अगर कोई नेशन है जिसका कंजम्पशन इंपोर्टेबल कमोडिटी का, जो कमोडिटी वो इंपोर्ट कर रहा है उसका कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ जाए उस सामान के कंजम्पशन से जो वो एक्सपोर्ट करता है, तो चाहे हमने प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा चाहे कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों केसेस में जो अभी हमने देखा वो प्रो ट्रेड का सिचुएशन है। और जब इसका रिवर्स हो, जब ऐसा सिचुएशन ना हो, तो हम कहेंगे वो एंटायर ट्रेड का सिचुएशन है। अब ऐसे ग्रोथ के केस में, जो हम फैक्टर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो होगा उसके साथ क्या होगा, उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, ये दोनों बातों पे डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्शन प्रो ट्रेड है या एंटायर ट्रेड है, हमारा कंजम्पशन जो है वो प्रो ट्रेड है या एंटायर ट्रेड है। इन दोनों का नेट रिजल्ट जो होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो होगा वो बहुत ज्यादा या बहुत कम किस तरह से होगा। तो अगर दोनों चीजें प्रो ट्रेड होगी तो वो तो अंडरस्टूड है, ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो होगा वो भी प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और एंटायर ट्रेड के केस में प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ेगा। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये डायग्राम स्मॉल कंट्री केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले किसी नेशन का प्रोडक्शन फ्रंटियर ये वाला था, जब उस नेशन के अंदर जो लेबर है उसकी क्वांटिटीज डबल हो गई, तो लेबर की क्वांटिटीज के डबल होने पे देखने में आया कि हमारा जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी था विच इज कमोडिटी एक्स, उसका आउटपुट डबल से भी ज्यादा बढ़ गया। यानी इस बी वाले केस में जो हम देख रहे थे, हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 20 यूनिट्स कमोडिटी वाई को प्रोड्यूस कर रहे थे और 120 यूनिट्स कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। जब लेबर की क्वांटिटीज डबल हो गई तो ऐसे केस में हमारा जो एक्स का आउटपुट है वो डबल से भी ज्यादा बढ़ गया, और हमारा जो वाई का आउटपुट है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया कांस्टेंट रिलेटिव प्राइस के केस में। तो हमारा ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे भी हमारा रिलेटिव जो प्राइस है वो 1 है, और यहाँ पे भी इस एम पॉइंट पे भी रिलेटिव प्राइस जो हमारी कमोडिटीज का वो 1 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जितना हम प्रोड्यूस कर रहे थे एक्स और जितना प्रोड्यूस कर रहे थे वाई, अब इस एम पॉइंट पे एक्स का प्रोडक्शन डबल से ज्यादा हो गया है और वाई का जो प्रोडक्शन है वो पहले से कम, यानी 10 यूनिट्स हम देख रहे हैं हो रहा है। तो इतना सब कुछ था जो इनका अब इंडिफरेंस कर्व की बात अगर हम करें तो हम देखेंगे
जब लेबर डबल नहीं हुआ था उस केस में इंडिफरेंस कर्व ये वाला था 3, और जब ये डबल हो गया तो उस केस में ये 7 जो हमको दिख रहा है ये इंडिफरेंस कर्व हो गया है। तो कंजम्पशन नेशन का बढ़ गया है। तो इस केस में क्योंकि अब नेशन 1 जो है वो काफी ज्यादा कमोडिटी एक्स की प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा 150 यूनिट्स ऑफ एक्स दूसरे नेशन को दे देगा और बदले में 150 यूनिट्स ऑफ वाई ले लेगा उससे। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हम देखेंगे जब नेशन फ्री ट्रेड किया करता था बिफोर ग्रोथ, उस केस में 60 यूनिट्स एक्स की दिया करता था और बदले में 60 यूनिट्स वाई की लिया करता था। इस तरह से चलता था। और अब जब ग्रोथ भी हो गया है तो ऐसे केस में वो 150 यूनिट्स ऑफ एक्स दे देता है और बदले में 150 यूनिट्स ऑफ वाई वो ले लेता है, इंपोर्ट करा लेता है और इतना वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो स्मॉल कंट्री के केस में हमारा कंजम्पशन हो चाहे हमारा प्रोडक्शन हो, दोनों चीजें प्रो ट्रेड है। इस वजह से जो हमारा ट्रेड है वो भी हमारा काफी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो रहा है। तो ये प्रो ट्रेड वाला सिचुएशन को शो कर रहा है। तो नेट इफेक्ट जो होगा हमारे कंजम्पशन का और प्रोडक्शन का वो भी प्रो ट्रेड होगा। तो ये वाला सिचुएशन है। और इस डायग्राम से हम एक बात और सीखते हैं कि हमने देखा कि दोनों चीजों का कंजम्पशन बढ़ गया है। कमोडिटी एक्स का भी कंजम्पशन बढ़ गया है नेशन 1 का, और कमोडिटी वाई का कंजम्पशन भी नेशन 1 का बढ़ गया है ग्रोथ होने के साथ। तो इसका मतलब दोनों कमोडिटीज हमारी नॉर्मल कमोडिटीज हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। अगर मान लो ऐसा होता कि कोई एक गुड हमारा नॉर्मल नहीं होता, लेट्स से हमारा जो कमोडिटी वाई है वो नॉर्मल नहीं होता, वो इंफीरियर गुड होता, तो ऐसे केस में क्या होता? ऐसे केस में ग्रोथ के साथ उसकी कंजम्पशन कम हो जाती, कमोडिटी वाई की कंजम्पशन कम हो जाती विद ग्रोथ, जबकि कमोडिटी एक्स की कंजम्पशन बढ़ती। तो ऐसा होता उस केस में। पर हमारे केस में दोनों गुड्स इस तरह से हम समझ सकते हैं क्योंकि दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा है, तो इसका मतलब हमारे केस में दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं। अब टेक्निकल प्रोग्रेस, ट्रेड एंड वेलफेयर। इसमें हमने बोला था कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस किसी नेशन के अंदर होगा और मान लो ट्रेड नहीं हो रहा है, तो उस केस में और पॉपुलेशन हम माने कि सेम है, उस केस में रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के थ्रू जो नेशन होगा उसका वेलफेयर ही होगा, क्योंकि सिटीजन्स को ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी अब। तो ये होगा। साथ में अब एक बस छोटी सी चीज़ है इसके अंदर कि अगर मान लो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटी, अगर सिर्फ एक्सपोर्टेबल कमोडिटी जो हमारा है उसमें न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस देखने में आया है पर इम्पोर्टेबल कमोडिटी में नहीं आया है, तो इसको भी प्रो ट्रेड ही कंसिडर किया जाएगा। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी चीजें हैं। और दूसरी बात इसके अंदर देखने लायक है कि मानो अगर न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस सिर्फ उस वाली कमोडिटी में हुआ है जो हम इंपोर्ट कराते हैं, सिर्फ इंपोर्ट वाले में अगर हुआ है तो इसको हम एंटी ट्रेड वाला सिचुएशन कहेंगे। अब हम आ जाते हैं ग्रोथ एंड ट्रेड लार्ज कंट्री केस। तो अभी हमने स्मॉल कंट्री वाला देखा था, लार्ज कंट्री में क्या देखने में आएगा। अगर किसी नेशन का ग्रोथ हुआ, फैक्टर्स में ग्रोथ हुआ और उसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया कांस्टेंट प्राइस पे, तो हम बोलते हैं उस नेशन का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो बेकार हो गया है, वो डिटेरिएट हो गया है। जबकि अगर ऐसा हो ग्रोथ की वजह से किसी नेशन का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कांस्टेंट प्राइजेस पे इम्प्रूव हो जाए, कांस्टेंट प्राइजेस पे इम्प्रूव हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उस नेशन का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो बेटर हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड के इफेक्ट कहे जाते हैं ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के केस में टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे होंगे ये उसको शो करेगा। एक चीज और है, वेल्थ इफेक्ट क्या होता है? तो वेल्थ इफेक्ट का मतलब होता है कि पर वर्कर जो आउटपुट होगा उसमें कितना चेंज आया है, पर वर्कर आउटपुट में जितना चेंज आया है उसको हम वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी नेशन का वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव होगा
तो इसकी वजह से नेशन का वेलफेयर बेटर होगा। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो या तो वो अनचेंज होगा या उसमें डिक्लाइन भी देखा जा सकता है। तो अगर किसी नेशन का मान लो टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेल्थ इफेक्ट दोनों ही डिक्लाइन हुआ है, दोनों ही बेकार हुआ है, तो ऐसे केस में वो नेशन के वेलफेयर के लिए बुरा ही असर डालेगा। जबकि अगर ऐसा हो कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक चीज बेटर हो गया है, दूसरा चीज बुरा हो गया है, तो उस केस में कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा हुई है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअली क्या रिजल्ट देखने में आएगा वेलफेयर पे। वो इम्प्रूव भी हो सकता है, वो अनचेंज्ड भी रह सकता है, वो डिटोरिएट भी हो सकता है। वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा फोर्सेस की। अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायग्राम नहीं है जो इससे पहले हमने स्मॉल कंट्री केस में देखा था, उससे सिमिलर है। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि अब हम अपने नेशन वन को एक लार्ज कंट्री केस मान रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बस इतना है कि हमारा नेशन वन जो होता है वो इतना बड़ा है कि वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट कर पाएगा, वो प्राइस जो रिलेटिव प्राइस है उसको अफेक्ट कर पा रहा है, इतना हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेल्थ इफेक्ट भी नेगेटिव है और साथ में टर्म्स ऑफ ट्रेड भी नेगेटिव है, दोनों चीजें नेगेटिव है। तो इस वजह से जो नेट इफेक्ट होगा वो भी नेगेटिव आएगा। यानी ग्रोथ के केस में, लार्ज कंट्री केस में हम ऐसा देखेंगे कि वेलफेयर रिड्यूस हो रहा है। अब ये कैसे देख सकते हैं इसको हम समझते हैं इससे। तो हमने पहले ही देखा है पहले वाले डायग्राम में ये वाली चीज। तो ये हमारा पहले वाला है, यहाँ पे रिलेटिव प्राइस हमारा इतना आ रहा था, पीबी वॉज 1, जो अब रिड्यूस हो गया है, ये हाफ रह गया है। तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो रिड्यूस हो गया है, डिटोरिएट हो गया है। ठीक है, अब क्या देख सकते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो कंजम्पशन हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है, हमारा इनडिफरेंस कर्व स्मॉल कंट्री केस में ये था, पर अब लार्ज कंट्री केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व ये वाला है। तो वेलफेयर तो रिड्यूस हुआ ही है। ठीक है, तो वेलफेयर रिड्यूस हुआ है। पहले ग्रोथ जब नहीं हुआ था हमारे फैक्टर का, लेबर का ग्रोथ नहीं हुआ था, उस केस में यहाँ पे हो रहा था प्रोडक्शन और ये हमारा कंजम्पशन था। पर जब ग्रोथ हो गया तो उस केस में अगर स्मॉल कंट्री केस था तो हम एम पे थे, पर अब जो बिग कंट्री केस है, लार्ज कंट्री केस है, वहां पे हम एंड पॉइंट पे फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेलफेयर रिड्यूस हुआ है प्रोडक्शन वाइज भी, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से भी रिड्यूस हुआ है और वेल्थ इफेक्ट के हिसाब से भी रिड्यूस हुआ है। इसी चीज को ऑफर कर्व में देखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे नेशन वन नेशन टू दोनों का ऑफर कर्व बना रहे हैं। तो हम देखते हैं जब ग्रोथ नहीं हुआ था उस केस में 60y और 60x इस तरह से ट्रेड हो रहा था। नेशन वन 60x को दे रहा था, बदले में 60y उसको मिल रहा था नेशन टू से। अब क्या हो रहा था, फिर हमने देखा जब हमारा स्मॉल कंट्री केस था वहां पे ग्रोथ के बाद में 160 यूनिट्स ऑफ y के लिए 160 यूनिट्स ऑफ x को दिया गया था। पर क्योंकि अब हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटोरिएट हो गया है, वो पहले 1 था और अभी 1 नहीं रह गया है, वो हाफ हो गया है। तो पहले 1 था, अब 1 तो नहीं है, अब वो हाफ है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ऐसे केस में अब हमको उतना 160 के बदले 160 नहीं मिल रहा है। इस केस में हमें 140 यूनिट्स ऑफ x, 140 यूनिट्स ऑफ x के बदले में 70 यूनिट्स ऑफ y ही मिल पा रहा है। तो वेलफेयर जो है नेशन वन का रिड्यूस हुआ है। अब हमारा टॉपिक है इमेजराइजिंग ग्रोथ। ये टर्म दिया गया था जगदीश भागवती के थ्रू। अब इसमें ऐसा बोला गया था कि मान लो कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जब किसी नेशन का जो वेल्थ इफेक्ट है वो अच्छा हो और उस वजह से नेशन का वेलफेयर इंक्रीज हो जाए, पर उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड इतना ज़्यादा डिटेरिएट हो जाए जिसकी वजह से जो नेट रिजल्ट आएगा, वेल्थ इफेक्ट बेटर है, अच्छा है, इम्प्रूव हुआ, जबकि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरिएट हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट की वजह से नेशन का वेलफेयर डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को इमेजराइजिंग ग्रोथ कहा गया है। अब इसको अगर हम इस डायग्राम से समझें तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें अगर हम देखें
तो यहाँ पे वेल्थ इफेक्ट की वजह से नेशन का वेलफेयर तो बेटर हो रहा है, पॉपुलेशन उतने का उतना है, बट क्योंकि हमारा लेबर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से ओवरऑल वेल्थ इफेक्ट हमारा अच्छा है। पर क्योंकि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है पहले मान लो इतना था और वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, 1 से 1/5 हो गया है, तो इसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा नेशन के ऊपर वो अच्छा नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे प्रोडक्शन तो बी पॉइंट पे हो रहा है और कंजम्पशन इस ई पॉइंट पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड 130 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन 70 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 80 यूनिट्स ऑफ वाई का हो रहा है। पर जब डबल हो गया हमारा लेबर तो उस केस में क्या देखने में आ रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा डिटेरिएट होने की वजह से अब देखो हम इस जी पे कंजम्पशन कर रहे हैं, तो नेशन वन का कंजम्पशन इस जी पॉइंट पे हो रहा है जो पहले वाले से बुरा है, यानी नेशन का वेलफेयर रिड्यूस हो गया है। अब पहले 70 यूनिट्स कंज्यूम हो पा रहा था ऑफ कमोडिटी एक्स, अभी सिर्फ 60 हो पा रहा है, और जहां पे पहले 80 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम किया जा रहा था अब वो सिर्फ 70 हो पा रहा है। तो नेशन का वेलफेयर यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। ये सिचुएशन कब इमर्ज होती है, इसके क्या रीजंस हैं? तो पहला रीजन हमारा होगा जब ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने की वजह से जो नेशन वन है उसका एक्सपोर्ट सब्सटैंशियली बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया कांस्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन होना पॉसिबल है कि इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो गया एक्सपोर्ट्स में कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो गया, तो हमने देख ही लिया वो तो। तीसरा रीजन पॉसिबल है जो नेशन हमारा टू है या कोई भी और नेशन, नेशन टू की इनकम इलास्टिसिटी उस सामान की बहुत ज्यादा कम है जो नेशन वन जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल है जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड फिर डिटोरिएट हो जाएगा। तो ये रीजंस हो सकते हैं और इससे ओवरऑल फिर हम देखेंगे नेशन का वेलफेयर जो होगा वो सफर करेगा। अब एक चीज है, हम जनरली ऐसा बोलते हैं ये सारी सिचुएशंस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, और अक्सर डेवलपिंग नेशंस इसको ज़्यादा फेस करते हैं बजाय कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के। और इससे निकला भी जा सकता है कि मान लो अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो ही गया है पर अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तभी भी चीज़ें मैनेज कई बार हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रोथ होने की वजह से नेशन वन जो है उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर भी हो सकता है, वेलफेयर भी नेशन का बेटर हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो इस पहले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर मान लो जो कैपिटल है जो नेशन वन के लिए स्कैर्स फैक्टर है वो हमारा डबल हो गया, नेशन वन में ये चीज डबल हो गई। तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि जहां पे पहले प्रोडक्शन इस पॉइंट पे हो रहा था, इस बी पॉइंट पे हो रहा था, 130 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 20 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस किया जा रहा था, और कंजम्पशन इस पॉइंट पे हो रहा था 70 एंड देन इट इज 80, तो इस पे हमारा कंजम्पशन हो रहा था। पर जब कैपिटल डबल हो गया तो ऐसे केस में हमारा हमारा जो प्रोडक्शन फ्रंटियर है वो ये ब्लू लाइन हो गया है। तो कांस्टेंट रिलेटिव प्राइस के केस में यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी इस लाइन के लिए 1 जा रहा है। तो यहाँ पे इस आर पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है, आर पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन इस यू पॉइंट पे हो रहा है, इतना हुआ। तो ये हो रहा है तो नेशन का वेलफेयर तो हुआ है। अब मान लो कि जो नेशन हमारा वन है वो एक लार्ज नेशन है, लार्ज नेशन केस है, तो लार्ज नेशन केस में क्या होगा, लार्ज नेशन केस में क्या होगा कि वो कम कमोडिटीज अपनी देना चाह रहा है, एक्सपोर्ट कम कमोडिटीज करना चाह रहा है, तो ऐसे केस में उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव हो गया, वो ज्यादा कमोडिटी एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, तो ऐसे केस में टर्म्स ऑफ ट्रेड 1 से इम्प्रूव होके 2 हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, अब ये इस पॉइंट पे कंज्यूम करेगा, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व 5 जो है वो नीचे है और 6 ऊपर है, तो 6 वाले इंडिफरेंस कर्व पे कंजम्पशन हो रहा है, यानी नेशन का वेलफेयर डेफिनेटली बढ़ गया है। इसी को यहाँ पे ऑफर कर्व के थ्रू दिखाया गया है।
तो यहाँ पे ये वाला नेशन 1 का ऑफर कर्व है, ये नेशन 2 का ऑफर कर्व है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है 1 था, उस केस में कैसे चीजें चल रही थी उसको शो किया जा रहा है, कितना ट्रेड हो रहा था। तो हम देख सकते हैं कितना हो रहा था। सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो हम देख सकते हैं इस ई पॉइंट पे 60 यूनिट्स ऑफ एक्स के बदले में 60 यूनिट्स ऑफ वाई मिल रहा था, ऐसा किया जा रहा था। पर हमारा नेशन 1 अगर लार्ज कंट्री केस है और वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने को रेडी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम देख रहे हैं वो 20 यूनिट्स जो है वो एक्स की दे रहा है, 20 यूनिट्स एक्स की दे रहा है और बदले में 40 यूनिट्स वाई की मिल रही है उसको, क्योंकि यहाँ पे उसका रिलेटिव प्राइस या टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इम्प्रूव हो गया है। तो ये इस तरह से होता है। और ये यू वाला केस जो है, ये हमारा अगर कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस रहता, कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस रहता और जो कैपिटल है वो डबल हो जाता, तो उस केस में किस तरह से ट्रेड होता उसको शो कर रहा है। पर हम अपने सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे फिलहाल हैं, वहां पे ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। तो नेशन का वेलफेयर डेफिनेटली हुआ है। तो यहाँ पे ग्रोथ की वजह से नेशन का वेलफेयर तो काफी इंप्रूव हो गया है, पर यहाँ पे ट्रेड जो है वो कम हो गया है, ट्रेड उतना पहले जितना नहीं हो रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो गया है। तो वेल्थ इफेक्ट भी यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे साथ में टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बेटर हुआ है, तो दोनों का नेट इफेक्ट जो है उसकी वजह से वेलफेयर इंप्रूव हमें देखने में आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि अगर दोनों नेशंस के अंदर जो फैक्टर है उसमें ग्रोथ देखने में आए तो किस तरह से ट्रेड होगा। तो अब अगर हम बोलें जो हमारा नेशन 1 था उसमें हम जानते हैं अबंडेंट फैक्टर लेबर है, तो जब तक लेबर में ग्रोथ नहीं था तब तक ऑफर कर्व नेशन 1 के लिए ये 1 था, पर जब लेबर ग्रोथ डबल हो गया तो उस केस में ऑफर कर्व उसका ये 1 स्टार हो गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पे हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो बढ़ गया है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया है, पर टर्म्स ऑफ ट्रेड नेशन 1 के लिए वो डिटेरिएट हो गया है, कम हो गया है। उसी तरह से अगर नेशन 2 की बात करें जिसमें कैपिटल अबंडेंट है, तो नेशन 2 में अगर कैपिटल डबल हो जाए, कैपिटल बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, जहां पे पहले उसका ऑफर कर्व 2 था वो 2 से शिफ्ट होके 2 स्टार की तरफ चला जाएगा। अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा इस E3 पॉइंट पे है। तो सिर्फ नेशन 1 में जब ऐसा हुआ था तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 था, सिर्फ नेशन 2 में जब फैक्टर में ग्रोथ हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E3 है। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा है। अब E3 पॉइंट पे जो नेशन हमारा 2 है उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरिएट हो रहा है, हालांकि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल चीजें हैं, हमने देख ली है। इसके अलावा और क्या कंडीशंस पॉसिबल है, तो ऐसा हो सकता है कि जो नेशन हमारा 2 है, नेशन 2 में ज्यादा क्या अवेलेबल था, अबंडेंट था कैपिटल। तो नेशन 2 में अगर ऐसा हो कि कैपिटल के बजाय लेबर जो है वो बढ़ जाए, लेबर में ग्रोथ हो जाए, तो जो नेशन हमारा 2 है उसका ऑफर कर्व क्या हो जाएगा, उसका ऑफर कर्व ये हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। और 2 डैश के केस में E6 जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमको दिख रहा है बहुत कम हो गया, जितना ज्यादा आप इस तरफ जाओगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, पर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटोरिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, हमारा ये कम हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो रिड्यूस हो गया है, पर टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर नेशन 2 इम्प्रूव हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो नेशन 1 है उसमें अबंडेंट लेबर था, पर लेबर डबल ना हो और लेबर के बजाय अगर कैपिटल डबल हो जाए, फिर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें ये मिलेगा, E5 मिलेगा। ठीक है, तो फिर वही वाली बात है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा रिड्यूस हो गया है पर टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा इंप्रूव हो गया है। और अगर दोनों नेशंस के अंदर हम देखेंगे ऐसा हो जाए, दोनों नेशंस में ऐसा हो गया कि जो चीज स्कैर्स थी वो चीज बढ़ गई है, दोनों नेशंस में ऐसा हो गया, तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है,
जहां पे हमारा जो ट्रेड है और भी ज्यादा कम हो गया है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और भी ज्यादा रिड्यूस हो गया है और टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गया है। इस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। अब इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये वाला पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था जब नेशन 1 में अबंडेंट वाला फैक्टर बढ़ गया, यानी लेबर बढ़ गया, पर नेशन 2 में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, वो वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जब नेशन 2 जो है उसका अबंडेंट फैक्टर यानी कैपिटल, उसमें ग्रोथ देखने में आया और नेशन 1 में कोई इंप्रूवमेंट, कोई ग्रोथ देखने में नहीं आया। ये वो वाला केस है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ये E6, E5 और ये E7, ये 3 पॉइंट्स हमने और देखे। ठीक है, तो ये बस देखने में लग रहा है क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इस E5 पॉइंट पे क्या हुआ था? इस E5 पॉइंट पे दोनों नेशंस में जो स्केयर्स फैक्टर है उसमें ग्रोथ हुआ था। तो ये सब कुछ हुआ था, और जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, जितना दूर जाएंगे ओरिजिन से, उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा और टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरिएट होगा। और जितना हम ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ओरिजिन की तरफ जितना ज्यादा है, वहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उतना कम हो रहा है और टर्म्स ऑफ ट्रेड उतना इंप्रूव हो रहा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें है कि ये सब हमने देखा कि ट्रेड किन किन चीजों से अफेक्ट होगा। उन सब चीजों के अलावा जो टेस्ट है उससे भी ट्रेड अफेक्ट होता है। तो अगर हमारे पास दो नेशंस हैं, नेशन 1 और नेशन 2, उसमें टेस्ट में बदलाव देखने में आए तो भी जो हमारा ट्रेड है वो अफेक्ट होगा। मान लो जो हमारा नेशन 1 है उसमें उस कमोडिटी की डिजायर ज्यादा होने लगे जो नेशन 2 इस कंट्री के अंदर भेजता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में नेशन 1 कम यूनिट्स के लिए, कम यूनिट्स ऑफ वाई के लिए ज्यादा यूनिट्स ऑफ एक्स देने को तैयार हो जाएगा। इस तरह से होगा। और अगर नेशन 1 के अंदर कमोडिटी वाई की डिजायर कम हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा? वो कम यूनिट्स ऑफ एक्स को देने को तैयार होगा यूनिट्स वाई को पाने के लिए, अटेन करने के लिए। तो बस एक छोटी सी चीज ये थी। तो ये भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को अफेक्ट कर सकता है।